डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम आपको करा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के बहुत ही शानदार, खूबसूरत, अच्छे ईयर लॉन्ग लेक्चर्स। यानी पूरे साल हम पढ़ेंगे अपना बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस। क्या सिर्फ टॉपिक पढ़ेंगे? नहीं, प्रॉब्लम भी लगाएंगे यार। सारे टॉपिक्स वो जो बोर्ड मेंशन करता है, जो कोई भी बोर्ड, सीबीएसई को ही हम सेंटर पे रख लें तो उसी के आगे पीछे सब चल रहे हैं, वो हम करने वाले हैं। जो डिमांड बोर्ड एग्जाम्स की होती है और जो स्कूल एग्जाम्स की होती है वो हम पूरी करने वाले हैं। किस तरह क्वेश्चंस लिखने हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमारे पेपर में आएंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स को लेकर के, वो हम डेवलप करेंगे। क्लास 11th चल रही है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर फ्रिक्शन चल रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था। आज का एजेंडा है काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स करना, ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारी बढ़े फ्रिक्शन को लेकर के, किस तरह फ्रिक्शन काम करता है। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं कि फ्रिक्शन क्या चीज है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो हम कर चुके थे। अगर फ्रिक्शन स्टैटिक है तो एक बात तो तय है कि 0 से लेके स्टैटिक फ्रिक्शन Fs मैक्स तक लगता है और हम इसे कहा करते थे सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब? अपने हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है, एज पर रिक्वायरमेंट लगता है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो हम ये जानते थे टिंग टिंग कि जो Fs मैक्स होता है मेरे बच्चों, वो होता है म्यू s इंटू एन नॉर्मल, एंड म्यू s जो होता था वो होता था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग याद करो म्यू s को लिखा करते थे tan थीटा s, और जहां पर थीटा s जो होता था वो होता था एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ी बहुत बातें हमें याद रखनी। इसी तरह से अब चर्चा जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की आती है कि व्हाट इज आवर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन का सीधा सा लॉजिक है कि जो दो सरफेसेस जिनके बीच में हम फ्रिक्शन देख रहे हैं, वो दो सरफेसेस आपस में स्लाइड कर रही हैं, स्लाइडिंग हो रही है। चलो कर लेते हैं स्लाइडिंग। एक तो पहले एक बेस बना ले, बेस का मतलब ग्राउंड टाइप का कुछ सेट कर ले, उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दें। लेट्स से कि ये m मास का है, हालांकि मुझे इससे कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन हाँ बना ले तो अच्छा लगता है। ये बेटा मैंने ऐसे शेड कर दी, इससे एक बात की फीलिंग आ जाती है कि शायद ये रफ सरफेस है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू s है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू k। ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है अभी आता है, डोंट वरी। ये आगे की तरफ किसी v वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या स्लाइडिंग हो रही है? हाँ। तो फ्रिक्शन की कितनी इच्छा है? फ्रिक्शन की इच्छा है या तो इस ब्लॉक को रोका जाए और या तो नीचे वाले सपोर्ट को चलाया जाए। अब नीचे वाला सपोर्ट इतना रिजिड है कि नहीं चल रहा, तो हम ऊपर वाले पे ही चर्चा करते हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन एक्चुअली रोक रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। फ्रिक्शन कैसा होगा? तो हम कहेंगे जो इस वक्त फ्रिक्शन काम करेगा दैट वुड बी काइनेटिक। ऐसा क्यों बोला काइनेटिक फ्रिक्शन है? उसका कारण है कि दो सरफेसेस में म्यूचुअल स्लाइडिंग हो रही है, इसके पास वेलोसिटी है, ग्राउंड जो है वो रेस्ट पर है, तो लॉजिकली स्लाइडिंग की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी, मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि रिवीजन टाइप कुछ हो जाए। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, विशेष ध्यान रखें, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, तो लिख लेते हैं नॉट सेल्फ एडजस्टिंग। ये व्यक्ति सेल्फ एडजस्टिंग किसी कीमत पर नहीं होता। सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता मतलब फिक्स रहता है, चाहे तेज चलाओ चाहे धीमे, चाहे फोर्स ज्यादा लगाओ या कम, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन बदल सकता है, काइनेटिक बदल नहीं सकता। अच्छा, काइनेटिक नहीं बदल रहा है, तो चलो काइनेटिक के लिए भी कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं।
देखो ये, अब मान लो कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी आगे भी है, नॉट टॉकिंग अबाउट द फोर्स और समथिंग कि फोर्स लगा रखी भाड़ में जाए फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन की असली इच्छा मोशन की टेंडेंसी को खत्म करना है। अगर मोशन हो रहा है तो उसे खत्म करना है, नहीं हो रहा तो उसकी टेंडेंसी को खत्म करना है। लॉजिकली ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, और इसे रोकने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे। क्लियर मेरी बात? लेट्स राइट दिस एज mg एंड दिस एज नॉर्मल एंड दिस एज फ्रिक्शन काइनेटिक। आप देखें कि नॉर्मल की वैल्यू तो तय बात है सर कि mg के बराबर हो जाएगी, वो अलग बातें हैं, मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता, बट आई हैव टू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के कंप्लीट होने से हमें रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स मिल जाएगी, जिसको हम लोग बोल रहे थे अभी तक नेट कांटेक्ट फोर्स, इस तरह से, एंड वी कॉल इट एज p, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एज थीटा k, काइनेटिक फ्रिक्शन का एंगल। ये तो बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, जैसे स्टैटिक की लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन की जाती है, वैसे ही काइनेटिक की टोटल वैल्यू डिफाइन की जाती है। काइनेटिक अपने आप में एडजस्ट कर नहीं रहा है, इट हैज ओनली वन वैल्यू, तो फिर वो थीटा k डिफाइन कर दिया जाता है। And for this theta k there is a tan theta k, and tan theta k is fk upon n। अब ट्रायंगल में लॉ लगा लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो काइनेटिक फ्रिक्शन becomes tan theta k times normal, और इस tan theta k को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, mu k times normal। This is our kinetic friction। तो बॉटम लाइन क्या निकल आई? The bottom line of the concept is कि fk की वैल्यू mu k times n हुआ करती है। That's very important। यही फॉर्मूला ठीक तो हम लोगों ने स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकाला था। हाँ, बस अंतर क्या है कि स्टैटिक का कोफिशिएंट और काइनेटिक का कोफिशिएंट अलग अलग आ रहा है। तो लड़ाई इस बात पे कि किसका कोफिशिएंट ज्यादा होता है, स्टैटिक का या काइनेटिक का। तो कई बच्चे जब इनिशियल लेवल पे होते हैं तो उन्हें ऐसे फील आता है कि जब स्लाइडिंग हो रही है तो ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ज्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। स्टैटिक का कोफिशिएंट ज्यादा है और काइनेटिक का कोफिशिएंट कम है। दैट्स ट्रू। तो हमें इसको इसी तरह देखना है। ठीक, चलो देखो मैं आपको दिखाता हूं। स्टैटिक का कोफिशिएंट हमेशा ज्यादा होता है काइनेटिक के कोफिशिएंट से। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा s ज्यादा है tan थीटा k से। हाँ, यानी थीटा s ज्यादा है थीटा k से। हाँ, ये भी सत्य है। दूसरी बात, fs ज्यादा है fk से, ये गलत बात। fs मैक्स ज्यादा है fk से। हाँ, ये सत्य बात है। आई कैन नॉट गारंटी कि स्टैटिक कितना है, लेकिन जो लिमिटिंग है वो तो पक्का हमारे काइनेटिक से ज्यादा ही होगा। तो ये थोड़े से भ्रम वाली बातें हैं, इसे दूर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो एक सवाल लगाते हैं कि आज की स्टोरी जो है वो प्रॉब्लम्स को लेकर है, तो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स। मैं यहाँ पर स्टैटिक और काइनेटिक के कोफिशिएंट्स अलग अलग दे रहा हूँ। 0.4 में दे रहा हूँ स्टैटिक के लिए, और काइनेटिक के लिए मैं दे रहा हूँ 0.3। ये 5 किलोग्राम्स का मेरा ब्लॉक है और मैं इस पे 5 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहा हूँ। बताइए ये बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी? तो फिर वही कहानी है कि इस पे 5g यानी कि 50 न्यूटन्स डाउनवर्ड फोर्स काम कर रही है। आप ऊपर देखें तो नॉर्मल काम कर रही है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम आप बोलेंगे तो ऊपर भी 50 न्यूटन ही नॉर्मल आ जाएगा। इसे रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे आने वाला, पता नहीं है काइनेटिक है कि नहीं, लेकिन लिमिटिंग को चेक करना बहुत जरूरी है कि एफएस मैक्स कितना है। जो रिक्वायरमेंट है क्या उसके बराबर एफएस मैक्स हो सकता है? तो एफएस मैक्स चेक होगा म्यू एस टाइम्स एन से। म्यू एस कितना दिया हुआ है? 0.4, और नॉर्मल कितनी दी है बेटा? 50। तो लॉजिकली आंसर मेरा कितना आ रहा है? 20। एफएस मैक्स है 20, यानी फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना लग सकता है। मैं लगा कितना रहा हूं फोर्स? 5, यानी 5 को ही रोकना है। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज 5 न्यूटन। तो लॉजिकली मेरा एफएस मैक्स जो है वो ज्यादा हो गया एफ रिक्वायर्ड से, तो ये बॉडी चलेगी नहीं, रेस्ट पर रहेगी। फ्रिक्शन सफिशिएंटली है कि इसे चलने न दे। तो फिर फ्रिक्शन लग कितना रहा है? एफ एक्टिंग कितना है?
तो कोई बच्चा कहेगा F एक्टिंग जो है वो 5 न्यूटन ही है, क्योंकि फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगता है अगर स्टैटिक है तो जितनी जरूरत है फ्रिक्शन उतना ही काम करेगा। इसी की अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखो इसी प्रॉब्लम में हम ब्लॉक को थोड़ा बहुत चला लेते हैं। आओ देखो चलाते हैं। म्यू एस की वैल्यू बेटा 0.4, म्यू के की वैल्यू बेटा 0.3, वही 5 किलोग्राम का ब्लॉक। और अब आपने क्या किया, इसकी फोर्स बढ़ा दी और फोर्स बढ़ा के लगा दी मेरे बच्चे 30 न्यूटन्स। तो पूछ रहा है बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा, तो क्या एक्सेलरेशन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ठीक है निकाल लेते हैं, तो बुराई क्या है। आप देखेंगे तो वही 50 न्यूटन 5G नीचे काम कर रहा है, नॉर्मल ऊपर काम कर रहा है, दैट इज अगेन 50 न्यूटन बाय वर्टिकल इक्विलिब्रियम। पीछे की तरफ फ्रिक्शन है। अब ये फ्रिक्शन दो हिस्सों में बढ़ सकता है, इधर इट कैन बी स्टैटिक फ्रिक्शन और इट कैन बी अ काइनेटिक फ्रिक्शन। बट आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की वो स्टैटिक की लिमिट के अंदर है या बाहर है। अगर स्टैटिक की लिमिट से कम रिक्वायरमेंट है तो मतलब रुका हुआ है, और स्टैटिक की लिमिट से ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट है तो ये चलने लग गया है। और जब चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो हमें म्यू के इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लेट्स चेक कि क्या हो रहा है। सबसे पहले चेक करने के लिए हम ये देख लें कि फ्रिक्शन कितना लग सकता है, दैट इज Fs max एंड Fs max इज μs टाइम्स n। ठीक, आप देखिए बच्चों μs बेटा 0.4 है और नॉर्मल मेरे बच्चे 50 है, तो आंसर आ रहा है इसका 20 न्यूटन्स। एंड यू सी कि जो Fs max है वो 20 न्यूटन है। फ्रिक्शन मैक्सिमम 20 लग सकता है, परंतु अगर हम देखें कि कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट तो 30 है, क्योंकि 30 लगा के इसे खींचा जा रहा है। और अगर फ्रिक्शन 30 नहीं लगा तो ये चलने लग जाएगा, और फ्रिक्शन नहीं लग सकता 30, फ्रिक्शन की मैक्सिमम 20 है, यानी कि जो Fs max है मेरे बच्चों वो कम हो चुका है F रिक्वायर्ड से। तो चलेगा या रेस्ट पर रहेगा, तो हम कहेंगे इट विल मूव या स्लाइड। स्लाइड तो करने ही वाला है, अगर मूव करने वाला है तो फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा या काइनेटिक रहेगा, तो हम कहेंगे स्टैटिक नहीं रहेगा, काइनेटिक रहेगा। और काइनेटिक एडजस्टिंग है कि कांस्टेंट है, तो लॉजिकली कांस्टेंट है। इफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, व्हाट इज माय Fk? Fk is nothing but mu k times n. What is mu k? That is 0.3. What is n? N is 50. Now this is 15 newtons. Fk is 15 newtons. तो आप देखिए आपका जो फ्रिक्शन काम कर रहा था वो स्टैटिक नहीं था, वो Fk था। Now again draw the Fbd, और मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखा रहा हूँ। आगे की तरफ मेरे बच्चों 30 न्यूटन्स, पीछे की तरफ मेरे बच्चों 15 न्यूटन्स। और फिर कोई बच्चा कहेगा कि नहीं नहीं हमें तो F नेट चाहिए, तो आप F नेट 15 न्यूटन्स लिख सकते हैं। ऐसा कैसे? आगे की तरफ 30, पीछे की तरफ 15, माइनस कर दीजिए तो 15 न्यूटन का फोर्स बचेगा। नाउ इफ एनीवन आस्क भैया एक्सेलरेशन क्या है, तो आप एक्सेलरेशन के लिए लिख सकते हैं F नेट अपॉन m। F नेट कितना निकाला आपने? 15, और मास कितना निकाला था, दिया था बेटा 5, तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 3 meters per second square. This is how we deal with the problems. एकदम सिंपल है, इजी है, कोई टफ नहीं। तो ये स्टैटिक और काइनेटिक को किस तरह चेक करते हैं कि चलेगा या नहीं चलेगा। अगर नहीं चल रहा था पिछला वाला प्रॉब्लम, तो अब चलने लगा तो ये हो गया। और जब भी कभी Fs max F required से कम हो जाएगा तो चलेगा, चलेगा तो काइनेटिक वाली फोर्स लगानी है, फिर Fs max नहीं लगाना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अच्छी बात है। चलिए छोटी सी चीज पढ़ाते हैं आपको। This is called as graph between friction and applied force। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। आप देखें ये जो ऊपर की दिशा है y एक्सिस, इसमें फ्रिक्शन प्लॉट कर रहे हैं। फ्रिक्शन दो प्रजाति का हो सकता है, स्टैटिक भी और काइनेटिक भी, एंड आई एम डीलिंग विद स्टैटिक काइनेटिक बोथ एट द सेम टाइम। ठीक, और यहाँ पर ये जो x एक्सिस है, यहाँ क्या प्लॉट कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस एक्सटर्नल फोर्स। हो क्या रहा है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स को 0 रखते हैं तो चलने की कोई टेंडेंसी होती ही नहीं, और जब कोई टेंडेंसी ही चलने की नहीं आ रही तो फ्रिक्शन खुश है, वो कह रहा है कि अगर चल ही नहीं रहे हो तो रोके क्यों, किसे रोके? रोके उसे जो चलना चाहता है।
तो फिर फ्रिक्शन भी नहीं लगता, जीरो। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता है। ये एंगल हमेशा मेरे बच्चों 45 डिग्रीज रहने वाला है, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ फोर्स आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्टैटिक रेंज के अंदर जब तक पार्टिकल रहेगा तब तक फ्रिक्शन आपकी अप्लाइड फोर्स के बराबर लगता रहेगा, रिक्वायर्ड फोर्स के बराबर लगता रहेगा। और ये कब तक लगता रहेगा? जब तक आप लिमिटिंग तक नहीं पहुंच जाते। ये आ गया आपका एफएस मैक्स, जिसकी वैल्यू होती है म्यू एस टाइम्स एन, इंपॉर्टेंट है। और ये वो फोर्स है। तो ये जो जोन निकल कर आ रहा है, जैसा कि हम लोग ग्राफ में दिखाई रहे हैं पिक्चर में, स्टैटिक रीजन है। तो स्टैटिक रीजन का क्या मतलब है कि इस जोन में जिसमें हम बातें कर रहे हैं, यहां पर पार्टिकल चल नहीं रहा है, फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक है, और जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी फ्रिक्शन फुलफिल कर सकता है। बट क्या हो कि हमने इस पोर्शन से, इस पॉइंट से, इस वैल्यू से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी। अब जब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो गई, फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम से ऊपर जा नहीं सकता, अलाउड नहीं है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया, अब इससे ऊपर क्यों जाना। तो आगे का जो जोन आएगा मेरे बच्चों, वो आएगा काइनेटिक, और अब बॉडी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जोन कैसा है? काइनेटिक। पर आप इस बात को जानते हैं कि जो म्यू एस है वो बड़ा होता है म्यू के से, तो लॉजिकली जो एफ एस मैक्स है वो बड़ा होगा एफ के से, और अगर एफ के से एफ एस मैक्स बड़ा है तो इसके जस्ट पहले एफ एस मैक्स है और इसके जस्ट बाद एफ के। तो इसी पॉइंट पर मैं थोड़ा इरेज कर दूं यहां पर, आप देखेंगे कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इससे जस्ट पहले स्टैटिक था और इसके जस्ट बाद काइनेटिक है, यानी काइनेटिक घटेगा। मैंने सिग्निफिकेंटली घटते दिखाया है, बट इट इज नॉट दैट कि इतना घटता है, बहुत थोड़ा सा चेंज आता है, दिस इज वेरी स्मॉल। दूसरा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है बेटा, वो बहुत स्मूथ ग्राफ नहीं बनता, इट वेरीज, फ्लक्चुएट्स, लेकिन ये फ्लक्चुएशन इतना कम होता है कि इफ यू कैन कंसीडर इट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, सिंपली अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज नो एरर, कोई परेशानी नहीं है। बट जो रियल ग्राफ है उसमें थोड़े सा फ्लक्चुएशंस रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद देखें, ये थोड़ा सा घटा, घटने के बाद इसने कांस्टेंट वैल्यू अचीव की, एंड देन इट गोज लाइक कांस्टेंट ग्राफ, तो एफ के कांस्टेंट होता है। हाँ। ये जो पोर्शन है ना, ये बहुत छोटा सा, ये इधर से भी बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, ये बहुत छोटा है, कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत छोटा है। तो ये ग्राफ है स्टैटिक और काइनेटिक का, कि पहले जितनी रिक्वायरमेंट हो उससे फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा, लिमिटिंग तक आएगा, लिमिटिंग के बाद काइनेटिक आ जाएगा, लिमिटिंग से काइनेटिक थोड़ा कम होगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को लेकर अगर आप कंसर्न हैं तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, बोर्ड के लिए आएगा, आप मानिए, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो चलो सवाल लगा लेते हैं। प्रॉब्लम लगाते हैं बेटा। लेट्स से कि हमारे पास इस तरह से कुछ ये मान लीजिए कि यहां से आपने एक ब्लॉक टांग दिया उधर, और इधर भी एक ब्लॉक टांग दिया है। लेट्स से कि ये 5 किलोग्राम्स का है, और लेट्स से कि ये 4 किलोग्राम्स का है। यहां पर कुछ फ्रिक्शन दे रखा है, एंड दैट फ्रिक्शन इज 0.4, और मैं यहाँ पे म्यू एस और जानबूझकर म्यू के को बराबर दे रहा हूँ। चीजों को आसान रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, म्यू एस म्यू के को बराबर बराबर ले लेते हैं, तो दिक्कत की बात भी नहीं है उसमें। सच भाई नीचे कितना काम कर रहा है, तो आप कहोगे कि 40 न्यूटन्स काम कर रहा है। ऊपर क्या है, टेंशन, आगे क्या है, टेंशन, और टेंशन को क्या करना है, इसे आगे लेके जाना है। किसे पसंद नहीं है, फ्रिक्शन को, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, नीचे। नीचे देखोगे बेटा तो ये 50 न्यूटन्स, ऊपर क्या है बेटा, ये नॉर्मल है, एकदम इजी सी बात है। और वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो नॉर्मल भी बेटा 50 न्यूटन्स है। एंड इफ यू थिंक
कि हम कुछ कर लेंगे, तो हम देखते हैं भाई क्या कर लेंगे, हम Fs max निकाल लेते हैं। Fs max को अगर हम देखें तो वो μs into n होगा, 0.4 into नॉर्मल की वैल्यू बच्चे 50 है, आंसर हमारे लिए मेरे बच्चे 20 आ रहा है। और आप देखें अगर इसे एक इंटरनल सिस्टम काइंड ऑफ थिंग बना लें तो 40 न्यूटन से इसे ड्रैग किया जा रहा है और 20 न्यूटन इसे रोक सकता है, तो लॉजिकली ये चलने वाला है। और अगर ये चलने वाला है तो नीचे की तरफ किसी a एक्सेलरेशन से आ रहा है और ये आगे की तरफ a एक्सेलरेशन से आ रहा है। नाउ यूज द फोर्स इक्वेशन। इसके लिए फोर्स इक्वेशन यूज करोगे तो लिखोगे 40 माइनस टी इक्वल टू 4a, और उसको देखोगे तो t माइनस फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन इज नथिंग बट 20, दैट इज 5a। आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो टेंशन से टेंशन कट जाएगी। 40 माइनस 20 दैट इज 9a, और यहां से बचा 20 अपॉन 9 इक्वल टू a मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। इजी सवाल है, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं। आओ देखो एक और करते हैं, करेंगे अच्छी तरह करेंगे सवाल, डोंट वरी। मान लो ये थोड़ा सा बीच में बनाते हैं तो अच्छा लगेगा। आओ देखो, ये इस तरह से देखो, ये देखो, ये पुली बन गई। इसके बाद इधर जोड़ो, इधर जोड़ो, नीचे लाओ, इसे भी नीचे लाओ, और उसके बाद इनमें ब्लॉक्स लगा दो। चलो ब्लॉक्स लगा देते हैं, और यहाँ भी ब्लॉक जोड़ दो, और अब इन्हें मासेस वगैरह दो। हमने कहा ये 8 किलो है, और फिर ये कहा कि ये 10 किलो है, और फिर से कहा कि ये 2 किलो है। ठीक, यहाँ पर फ्रिक्शन है, और यहाँ का जो फ्रिक्शन है स्टैटिक काइनेटिक बराबर मान लो 0.5 है, और कहा जा रहा है कि बताओ टेंशन क्या होगी और फ्रिक्शन क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत फोर्स कॉन्फ़िगरेशन मार्क कर लो। यहाँ पे बेटा 100 न्यूटन आएगा, ऊपर की तरफ कुछ T1 आएगी, यहाँ भी कुछ T1 आएगी, यहाँ नीचे 20 न्यूटन आएगा, और यहाँ T2 आएगी। तो बेटा यहाँ भी T2 आएगी, यहाँ भी T2 आएगी, तो यहाँ भी T1 आएगी। इस तरह से इधर देखें तो शायद ये 80 न्यूटन होने वाला है, ऊपर की तरफ देखें तो शायद ये नॉर्मल होने वाला है। नॉर्मल इज नथिंग बट 80 न्यूटन, क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो अचीव है ही, क्योंकि चलेगा तो हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में तो चलने नहीं वाला। अब आप देखें टेंशन को इंटरनल फोर्सेस में काउंट कर लीजिए, तीनों का एक सिस्टम बना लीजिए, तो यू विल फाइंड कि 100 से ड्रैग किया जा रहा है, 20 से ड्रैग किया जा रहा है, 100 इसको जिताकर नीचे ले जाएगा। तो कॉमन सेंस से 8 किलोग्राम ब्लॉक को चलने की इच्छा लेफ्ट में है, तो फ्रिक्शन जो हमारा है वो इसे नापसंद करेगा और लेफ्ट में, सॉरी राइट में लगेगा, क्योंकि स्टैटिक काइनेटिक बराबर दिया हुआ है। तो हमें पता नहीं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो चलेगा या नहीं चलेगा इसके लिए Fs max निकाल के चेक कर लेते हैं। दैट इज μs टाइम्स n, म्यू की वैल्यू 0.5 है और नॉर्मल की वैल्यू बच्चे 80 है, तो मेरे लिए जो आंसर आ रहा है वो 40 न्यूटन आ रहा है, एंड माय Fs max इज नथिंग बट 40 न्यूटन्स। अब देखें कि यहाँ पर 40 लग रहा है, यहाँ पर 20 लग रहा है, दोनों मिलाकर 60 होते हैं, और सामने 100 लग रहा है, तो लॉजिकली ये चलने वाला है। और अगर ये चलने वाला है, अगर ये चलने वाला है, तो यहाँ इसका एक्सेलरेशन a आएगा बच्चों, इसका आगे एक्सेलरेशन a आएगा, और इसका ऊपर एक्सेलरेशन a आएगा। सिस्टम की तरह कंसीडर करो। जो दोनों लोग हैं, ये तीनों ब्लॉक्स हैं, इनको सिस्टम की तरह मानो। सिस्टम की तरह मानने पे टेंशंस इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगी, दिस ग्रेविटी एंड दिस ग्रेविटी विल बी एक्सटर्नल फोर्सेस। इस ग्रेविटी का लॉजिक इसलिए नहीं है वेट का, क्योंकि उसको नॉर्मल बैलेंस कर ले रहा है, एंड फ्रिक्शन इज आल्सो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि वो सरफेस से मिल रहा है। तो आप लिखेंगे 100 न्यूटन का फोर्स इन्हें ड्रैग करके नीचे ले जा रहा है, 20 उसे अपोज कर रहा है, एंड दिस फ्रिक्शन आल्सो 40 न्यूटन इसे अपोज कर रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू m टाइम्स a।
व्हाट इज द मास 8 2 10 10 20 तो आया 20 टोटल मास इनटू a। तो हमारे लिए 100 माइनस 60 इक्वल टू 20 है। तो 100 माइनस 60 इज नथिंग बट 40 इक्वल टू 20 है। तो आपको ऐसा लगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर निकल कर आती है। अच्छा, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। जी हाँ, बिल्कुल आसान, मास्टर हो जाएंगे आप इसमें। एक बार साथ में सॉल्व तो करें। इसकी फोर्स इक्वेशन लिखो। देखो इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए फोर्स इक्वेशन लिखोगे 100 माइनस T1 इक्वल टू 10A। अकेले ब्लॉक की लिख रहे हैं, इस वजह से सिर्फ उसकी फोर्स है, सिर्फ उसका मास। अच्छा, तो T1 की जगह क्या लिखोगे? तो T1 की जगह लिखोगे 100 माइनस 10A। 100 तो बेटा ऐसे 100 रहा, 10 भी यही रहा, और A की वैल्यू तुम 2 निकाल चुके हो, सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे तुमने मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया। 100 माइनस 20 दैट इज 80 न्यूटन्स। ये मेरे बच्चे आपके लिए T1 की वैल्यू आ गई। क्या आसान है? जी हाँ। अब इस ब्लॉक की चर्चा करो। इस ब्लॉक में T2 जीत रहा है, 20 हार रहा है, तो बड़ी फोर्स T2 है। तो आप सिर्फ इस ब्लॉक की FBD बनाकर लिखें तो T2 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स है। इसी का लिखा है मास, मतलब इसी के लिए फोर्स इक्वेशन लिखी, तो इसी पर लगने वाली फोर्सेस लिखेंगे और इसी का मास लिखेंगे। तो T2 इज नथिंग बट 2A प्लस 20। A की वैल्यू 2 है बच्चा, this is 4 plus 20 and that is T2 equal to 24 newtons। तो आपने T1 निकाला, T2 निकाला और एक्सेलरेशन निकाला। इसमें कई बच्चे बिना सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाले इन तीनों की फोर्स इक्वेशन लिखकर सॉल्व करेंगे। बुराई कोई नहीं, आंसर आ जाएगा। थोड़ा लंबा पड़ेगा, ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से आपको इक्वेशन तो तीन ही सॉल्व करनी पड़ेगी, बट ऑल द कैलकुलेशंस आर वेरी इजी। तो रिलेटिवली ये छोटा आसान पड़ता है, इस वजह से हम इसी तरह से इसे डील करते हैं। दिस इज हाउ वी डू द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके आगे थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम्स हैं इंक्लाइंड प्लेन को लेकर, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम्स से पहले हमें एक टॉपिक से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज पढ़ने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम से आगे बढ़कर इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम तक चले जाएंगे। रेंज ऑफ फ्रिक्शन की बातें करने लगेंगे, कि मिनिमम फोर्स की बातें करने लगेंगे। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, इस तरह की चर्चा करेंगे। कितना एंगल दे दें कि ब्लॉक स्लाइड करने लग जाए, कितना एंगल ना दें, कम रखें एंगल को कि ब्लॉक स्लाइड ना करे, इस तरह की छोटी मोटी बातें करेंगे। तो इंक्लाइंड प्लेन और एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए हमें एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा बहुत रूबरू होना पड़ेगा। हम वो काम करेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर को कंसोलिडेट करिए, ये बहुत बेसिक लेक्चर है फ्रिक्शन का। अगर ये कंसोलिडेट होता है तो आप मानिए कि आगे वाली सारी चीजें फ्रिक्शन की आसान हो जाएंगी। तो हम अब कर रहे हैं आज के लेक्चर का पूर्णतः समापन, और हम कहेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन एंड अगेन। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे साल हमें इसी तरह देखते रहिए और अपने भूले बिसरे कॉन्सेप्ट्स जो टूटे फूटे हैं उन्हें मजबूत करते रहिए। जो कॉन्सेप्ट और जिस अप्रोच से आपको सिखाया जा रहा है वो अप्रोच आप फॉलो जरूर करिए। और पूरे साल का कोर्स हम यहाँ पर आपके एग्जाम से पहले खत्म करने का वादा करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, पूरे साल करेंगे, चिंता मत करिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आपको पढ़ा रहे हैं आरटी एकेडमी पे। शेयर नहीं किया है बच्चों तो शेयर सबके साथ करो, ताकि सारे बच्चे एक साथ ये वीडियोस देखें और लेक्चर समझें, इससे अपने दिमाग में, अपनी खोपड़ी में फिट करें। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको एक बेहतर कंपटीशन मिलेगा अपने मित्रों से। जितना बेहतर कंपटीशन होता है हम उतना निखर के आगे आते हैं। तो चलें, मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में करेंगे एंगल ऑफ रिपोज और एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। टिल देन, थैंक यू।